बच्चों, तो हम अवनी पब्लिकेशन की जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, उसकी वस्तुनिष्ठ पुस्तक को हम कर रहे हैं। डेली मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाती हूँ। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है अपना, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी विशेष भूमिका है। तो विद्यालय भवन की है, पुस्तकालय की है या खेल के मैदान की है। तो यहाँ पर सभी का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा सभी। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना की किसने की थी। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना वॉटसन ने की थी। और भी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, वुंट दे रखा है, टिचनर है, रेनर है। तो किसने स्थापना की थी व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद की स्थापना वॉटसन ने की थी। और कब की थी। 1913 में वॉटसन ने स्थापना की। और कहाँ की। तो ये अमेरिका में की थी। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। शिक्षण का प्रारूप हो सकता है। तो शिक्षण का जो प्रारूप है वो कैसा हो सकता है। तो प्रशिक्षण अनुबंधन पहला दे रखा है। प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेशन एवं प्रतिपादीयकरण या उपयुक्त सभी। तो इसमें प्रशिक्षण भी हो सकता है, अनुबंधन भी हो सकता है, अनुदेशन, प्रतिपादीयकरण भी और उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना उपयुक्त सभी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से युग्मित है। तो कौन सा है जो सही रूप में है। तो हम पहला पढ़ेंगे हम लोग पहले कि पहला दे रखा है इन्होंने मूल्य निरूपण संज्ञानात्मक परिक्षेत्र। दूसरा दे रखा है परिचालन प्रहस्थन भावात्मक परिक्षेत्र, अनुप्रयोग मनोगत्यात्मक परिक्षेत्र या फिर चारित्रीकरण भावात्मक परिक्षेत्र। देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा चारित्रीकरण भावात्मक परिक्षेत्र। भावात्मक परिक्षेत्र में आ जाते हैं आग्रण आ जाता है, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विवरण, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण शामिल होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा। आप देखिए ये जो जितने भी आरपीएससी के जो भी ओल्ड पेपर्स हुए हैं, एग्ज़ाम्स जो हुए हैं कंपटीशंस के, उन सभी के अंतर्गत ये प्रश्न आए हुए हैं। अब हर एक प्रश्न के अंदर ये दे रखा है कि कौन से ईयर में आया था, कौन से विषय के अंतर्गत आया था, कौन सी परीक्षा थी, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरह से कर जाते तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि घुमा फिरा के ओल्ड क्वेश्चन हमारे पेपर में फंसते ही फंसते हैं। अगर आपने इस पुस्तक को भी बहुत अच्छे से कर लिया तो आपकी जो साइकोलॉजी है, आपको साइकोलॉजी में कोई भी नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष में उन्होंने 6 दिए थे। कौन कौन से दिए थे। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन। तो आपको ज्ञान भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ज्ञान भी है, बोध भी है और प्रयोग भी है, लेकिन संप्रतिकरण नहीं है। तो इसका जो आंसर वो आएगा संप्रतिकरण ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आप देखिए कि अनुबंधन क्या था। व्यवहार। अनुबंधन में व्यवहार। देखिए आप जब हम इधर चलेंगे तो आपको आंसर अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे व्यवहार दे रखा है तो अनुबंधन का व्यवहार आएगा। उसके बाद आएगा प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या होता है। प्रशिक्षण में हम कुछ सीखेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करें तो कुशलता आएगी। तो प्रशिक्षण के अंतर्गत कुशलता आ गई। और अनुदेशन का हम जब अनुदेशन करते हैं, अनुदेशन का जब आएगा तो क्या आएगा, इसमें हम ज्ञान अर्जित करेंगे। और लास्ट वाला जो है प्रतिपादन के अंतर्गत देखिए विश्वास। प्रतिपादन के अंतर्गत आएगा विश्वास। तो अपना जो मिलान जब हम करेंगे तो DACB आंसर इसके अंतर्गत आ जाएगा।
निम्न में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन व सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित है? कौन सा है? तो देखिए, इसमें हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार आएगा। जैसे एक तंत्रीय शिक्षण व्यवहार नहीं हो सकता, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार, हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार। इसका जो आंसर आएगा वो हस्तक्षेप रहित शिक्षण व्यवहार आएगा। अब आप इसको देखिए कि जो एक तंत्र शिक्षण है, शिक्षक केंद्रित स्मृति प्रधान होता है। एक तंत्र कैसा होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें जो शिक्षक होता है वही केंद्र पर रहता है, वही बच्चों को पढ़ाता है और बच्चों को सिर्फ रटंत विद्या पर, स्मृति पर ध्यान देता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण छात्र व शिक्षक दोनों होते हैं, इसमें क्रियाशील होते हैं, आत्म अनुशासन आधारित होता है। और हस्तक्षेप रहित जो शिक्षण होता है, इसके अंतर्गत बच्चों को कार्य दिया जाता है, समस्या केंद्रित होता है। और इसमें जो बालक होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं और जो शिक्षक होता है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में, यानी मार्गदर्शक के रूप में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण उद्देश्य के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए कि सही नहीं है। क्या पूछा गया है? सही नहीं है। तो पहला हम देखेंगे कि इनका स्वरूप विशिष्ट होता है, इनकी सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, इनका मनोवैज्ञानिक आधार होता है। तो आप देखिए सब सकारात्मक लग रहे हैं, लेकिन एक नकारात्मक है कि इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये आंसर हमारा कौन सा होगा? यही होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा? इनकी प्राप्ति लंबी अवधि में की जाती है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कम समय सीमा में को ही हो जाती है, जबकि शिक्षा उद्देश्य दीर्घकालीन होते हैं। यानी शिक्षण जो उद्देश्य होते हैं वो तो कम समय में ही हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा के उद्देश्य दीर्घकालीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा आश्रित चर कहलाता है? आपको मैंने बताया था कि स्वतंत्र चर, आश्रित चर भी बताया था। ठीक है, तो स्वतंत्र चर तो कौन होता है? शिक्षक होता है। और आश्रित चर कौन होता है? छात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की संक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? तो किसको महत्व देंगे? प्रश्न पूछना, वाद विवाद, सिद्धांत के लिए चिंतन, सभी विकल्प। तो सभी विकल्प आएंगे इसमें। संक्रिया जो बच्चों की होगी तो सभी विकल्प आएंगे। प्रश्न भी पूछेगा बच्चा, वाद विवाद भी है, सिद्धांत के लिए चिंतन भी कोई बात बच्चा करेगा तो चिंतन भी करेगा। तो ये सभी विकल्प इसमें सही आएंगे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी हैं? तो रचनात्मक परिस्थितियां कौन से अधिगम में बनी हैं? तो बताइए। संदर्भीकरण, संज्ञानात्मक और सहयोग। तो इन सब में ही रचनात्मक जो है वो बनेंगी। तो आंसर आएगा अपना सभी विकल्प सही हैं। समूह के नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं हैं? तो संस्था जो प्रधान है वो समूह का नेता माना जाता है। अब इससे क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं वो बताइए। तो देखिए, पहला पढ़ते हैं हम लोग, स्टाफ एवं छात्रों से दूरी बना के रखें। ऐसा गलत है ये बात। ठीक है, तो प्रबंध मंडल को प्रसन्न रखें, ये भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हमेशा ऐसे, कभी कभी बातें अलग हो जाती हैं। और नेक्स्ट है, संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक निरंकुश की तरह कार्य करें, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर इसमें आएगा संस्था के वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। एक अनुकूल समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता? ध्यान दीजिए, नहीं दिया जाता। तो कौन कौन सा? विद्यालय के प्रकार, सरकारी नियम अधिनियम, और कठोरता को, विषय के अपेक्षित महत्व एवं कठिनता स्तर को। तो कौन से को नहीं दिया जाता? तो कठोरता को नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? कौन सी होगी प्रभावी शिक्षक की विशेषता? पहला पढ़ लेते हैं हम, विद्यार्थियों को आवंटित कार्य सावधानी पूर्वक जांच करना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, अत्यधिक सूचना देना, कक्षा में नियंत्रण करना। तो ये तो देखो नहीं होंगे दोनों। इसको आप देखिए कि विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना, विशेषता प्रभावी शिक्षक की, तो ये जांच करना है। इसमें आएगा अपना
छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उनको अभिप्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रेरणा देना कि भाई हाँ, आप लोग सभी अधिगम जो कार्य होते हैं उनमें भाग लें। स्टीवेंसन, शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा है। किसने कहा अभिप्रेरणा को सबसे महत्वपूर्ण, किसने बताया? तो स्टीवेंसन ने बताया। क्या कहा कि शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं, चाहे वो चौक, डस्टर, कुछ भी हो, वो जो भी साधन है, बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, कॉपी है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन सब में ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर माना है तो वो अभिप्रेरणा को माना है। और ये किसने कहा है? स्टीवेंसन ने कहा है। कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? तो आधार प्रदान कौन करता है? तो सबसे पहला शिक्षण स्तर कौन सा? स्मृति स्तरीय हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला स्मृति स्तरीय आएगा। इसमें चिंतन स्तर, बोध स्तर, पुनर्बलन स्तर, ये तीनों बाद की बातें हैं, लेकिन जो आधार, जो पहला शुरुआत में कौन सा आता है, तो आधार प्रदान करेगा हमारा स्मृति स्तर। कौन सा स्तर? स्मृति स्तर। स्मृति स्तर हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। ये प्रत्यय स्मरण व रटने पर बल देता है, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है। कौन से पक्ष का? ज्ञानात्मक पक्ष का। नेक्स्ट देखेंगे, जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं, क्या कहलाता है? तो आप बताइए। जब व्यक्तियों का एक समूह होगा, आमने सामने एकत्रित होंगे, मौखिक अंतःक्रिया करेंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं, तो ऐसी जो है कार्यशाला नहीं होता, दल शिक्षण नहीं, परीक्षा उपागम नहीं, ये दल परिचर्चा होता है। शिक्षण तो बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है, यहाँ सूचनाएं दे रहे हैं, मौखिक रूप में दे रहे हैं, तो आपस में परिचर्चाएं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो कार्य नहीं बताया है, तो अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, ये बिल्कुल ठीक है। कक्ष की समस्याओं का समाधान, ये भी ठीक है। आकलन व मूल्यांकन में सहायक, ये भी ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये सब कार्य हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो क्या नहीं है बच्चों? शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा, ये तो है। शिक्षा का विज्ञान, ये भी है। एक धनात्मक विज्ञान, ये भी है, लेकिन एक मानक यानी नॉर्मेटिक विज्ञान नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ हमारा? एक मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये व्यवहारिक विज्ञान है। निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? फिर से वही बात है कि सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया बात है। यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है, तो देखिए ये एक पूर्ण विज्ञान है, नहीं हो सकता। तो इसमें जो आंसर आएगा वो अपना आंसर क्या आएगा? यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। ये प्रश्न हटाया भी जा सकता है बच्चों, तो आरपीएस ने इसको उत्तर सही माना है 4, लेकिन लेखक के अनुसार उपरोक्त सभी कथन सही है, अतः प्रश्न को हटाया भी जा सकता है। पूर्ण विज्ञान नहीं है, देखो पूर्ण विज्ञान तो नहीं हो सकता, ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखें। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, किसने कहा? ये बहुत बार प्रश्नों में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ये लोक प्रशासन आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2020 के अंतर्गत भी आया हुआ है, प्रश्न है। बहुत बार बहुत सारे कंपटीशंस में ये परिभाषा आती है, तो ये जो AEPL की जो परिभाषा है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। बहुत ही सरल और शब्दों में दे रखी है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है AEPL ने ये परिभाषा दी है, ठीक है बच्चों। तो ये आज के प्रश्न मैंने आपको करवाए, अच्छे से आप कीजिए, डेली हम लोग करेंगे तो हमारी किताब कंप्लीट हो जाएगी। और ये वस्तुनिष्ठ बुक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाने का प्रयास कर रही हूँ बच्चों, आप इनको अच्छे से करेंगे
तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो वस्तुनिष्ठ पुस्तक है ये अवनी पब्लिकेशन की तरफ से दी हुई है। दी सिंह धाबाई के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखित है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसको अच्छे से आप कीजिए और डेली वीडियोस को मैं अपलोड कर देती हूँ, तो आप ध्यान रखिए। नमस्कार बच्चों।